नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, जो क्षेत्र के लिए, समाज के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होता है। समाज सेवा जिसकी प्रमुख भावना होती है, फिर चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो या प्रशासनिक गतिविधियों में या अन्य किसी कार्यों में, जिसके जरिए वो समाज को बेहतर दे सके। इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक भारतीय राजनेता हैं, उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी से उत्तराखंड के पूर्व महासचिव संगठन के पद पर भी उन्होंने काम किया है। साथ ही साथ 2020 तक नियर अबाउट 4 दशकों से ज़्यादा समय समय पर पार्टी की अलग अलग गतिविधियों के जरिए समाज को बेहतर देने की पुरजोर कोशिश की है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारे साथ नरेश बंसल जी जुड़ चुके हैं, इनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि समाज सेवा और राजनीति में इन्होंने किस तरह से अपने कामकाज की शुरुआत की और क्या कुछ वो प्रमुख वजहें रहीं जिसकी चलते जो है राजनीति में इन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका धीरे धीरे ये समझा कि इस पे अब जाना चाहिए, इस पर हमें काम करना चाहिए, और आज वो बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि महज 8 साल की उम्र में हिंदू राष्ट्रवादी संगठन RSS में आप शामिल हो गए और एक सक्रिय सदस्य के तौर पर आपने काम किया। महज 8 साल की छोटी सी उम्र में RSS के कई पदों पर आपने काम किया। 1972-1974 के बीच आपने ABVP के लिए भी काम किया। 1991 से 2011 तक आपने जो है समय समय पर RSS की अलग अलग गतिविधियों और साथ ही साथ आपदा प्रबंधन समिति के लिए भी आपने काम किया। क्या कुछ सर एक्सपीरियंस रहा आपका पूरा जो है, किस तरह से आप मन बना कर निकले थे कि अब राजनीति में पॉलिटिकल सब कुछ सारी चीज़ें करना है? आपने बैंक सेक्टर में भी काफ़ी लंबे समय तक काम किया था। मैं बहुत छोटी आयु में, जैसा आपने बताया भी कि 8 वर्ष की आयु में संघ की शाखा में जाने लगा। उस समय तक किसी प्रकार का कोई स्वप्न किसी भी बालक के मन में नहीं होता। मैं खेलने कूदने के लिए अपने साथियों के साथ गया जी, लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार के लोगों से मेरा संपर्क आया, मैंने देखा कि वो समाज के लिए काम करने वाले, उच्च शिक्षित, चरित्रवान, आदर्श, ऐसे सब लोग थे जी। उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि अपना काम करते करते भी समाज का काम किया जा सकता है जी। मैं नियमित कार्यकर्ता के रूप में संघ का संयोजक बना। विभिन्न प्रकार के दायित्व मेरे पास रहे जी। घटनायक, गण शिक्षक, मुख्य शिक्षक, मंडल कार्यवाह, नगर कार्यवाह, जिला संपर्क प्रमुख, जिला प्रचार प्रसार प्रमुख, ये संघ के इस विभिन्न प्रकार के दायित्व रहे और सभी शिक्षण मैंने संघ के प्राप्त किए। 3य वर्ष तक मैंने किया। वही काम करते करते, अब विद्यार्थी था तो विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, राष्ट्रवादी संगठन था जी, उसकी गतिविधियों में भाग लिया। संघ और विद्यार्थी परिषद से जुड़े होने के कारण आपातकाल के भूमिगत आंदोलन में भाग लिया जी। बल्कि उस आंदोलन में भाग लेने के कारण बहुत छोटी आयु में ही, मेरी 19 वर्ष का था मैं, तो इरिगेशन में नौकरी लग गई थी क्योंकि मैं निम्न मध्यम वर्ग का था, पारिवारिक आवश्यकता भी थी जी। तो उस समय भी मैं भूमिगत आंदोलन में रहा। नौकरी थी तो ये था कि नौकरी करते करते संगठन में ही तय हुआ कि भाई तुमको सत्याग्रह करके जेल नहीं जाना है, लेकिन भूमिगत में पकड़े गए तो पकड़े गए जी। तो उसमें मैं सक्रिय रूप से रहा और मुझे आज भी सेरन भी होती है उसको देख करके कि उस समय जब लोग लंच करने के लिए जाते थे जी। तो मैं भूमिगत आंदोलन का साहित्य, क्योंकि मुझे टाइप आती थी, उसके स्टेंसिल काटा करता था जी, वहीं की मशीन पर। फिर वो साइक्लोस्टाइल होकर के सब जगह जाते थे। तो इस प्रकार से भूमिकाएं करते हुए फरवरी 77 में मुझे वहाँ से नोटिस मिला जी कि आपका RSS से संबंध है, क्यों ना आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं। इसी बीच मार्च में मुझे बैंक से कॉल आ गई जी, यूको बैंक से, तो मेरी नौकरी यूको बैंक में लग गई। मैंने वहाँ से रिजाइन कर दिया जी। बैंक में जब नौकरी लगी तो बैंक के अंदर भी मैंने
राष्ट्रवादी मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ से संबंधित NOBW का काम किया। भारतीय मजदूर संघ का मैं नगर का महामंत्री रहा, जिले का महामंत्री रहा, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा, और बैंक की जो हमारी यूनियन थी यूको बैंक की, उसका मैं प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी रहा, अखिल भारतीय यूनियन का सदस्य रहा, और सभी बैंकों का मिलाकर जो फेडरेशन NOBW था उसका मैं प्रदेश का मंत्री रहा। तो ट्रेड यूनियन से भी मेरा बड़ा संबंध रहा जी। और भूमिगत आंदोलन करते करते राजनीति की तरफ भी कदम बढ़े जी। विभिन्न चुनावों में एक जागरूक नागरिक के रूप में मैंने अपनी भूमिका का निर्वहन किया जी। 1991 में उत्तरकाशी में भूकंप आया, तो उस भूकंप में सारे संगठन ने मिलकर के मुझे उत्तरांचल दैवीय आपदा पीड़ित सहायता समिति उस समय बनी, तो देश भर से जो भी पुनर्वास के लिए, राहत के लिए सामग्री आती थी उसका ठीक प्रकार से वितरण हो, ठीक प्रकार से लगे और उस क्षेत्र का पुनर्वास हो, बहुउद्देश्य रोजगार का काम पूरा हो। तो उस सब के लिए भी समय लगा करके वहाँ काम किया। लगभग 6 महीने मैंने अपनी छुट्टियाँ भी लगाई उसमें। 20 वर्ष तक मैं उसका संस्थापक महामंत्री रहा जी। 91 से 2011 तक। और आज भी उसका उस क्षेत्र में प्रभाव है। गांव में 1 टीचर 1 स्कूल, प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, हॉस्टल, ये सब वहाँ पर उस समय खोले गए। उस समिति ने बहुत काम किया और संघ के नेतृत्व में किया। हम तो कार्यकर्ता थे काम करने वाले, नेतृत्व संघ का था जी। डॉक्टर नित्यानंद जी एक प्रोफेसर थे ज्योग्राफी के, बहुत आदर्श पुरुष थे। उनसे मैं बहुत अधिक प्रभावित और प्रेरित भी था। उनके मार्गदर्शन में काम करने का अवसर मिला, तो समाज के लिए कुछ करने का मन शुरू से रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में भी भूमिका रही है विभिन्न आंदोलनों में। राम जन्मभूमि के आंदोलन में भी भूमिगत रह करके भी काम किया उस समय भी। तो इस प्रकार करते करते मेरी सभी जो मेरे साथ के साथी थे और संघ का के जिनसे मैं ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता जिनसे मैं प्रेरित था, मेरे जो आदर्श थे जी, उनका भी ये विचार था कि मुझे राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहिए। तो मैं राजनीति में 2001 में मेरी 24 वर्ष की नौकरी उस समय यूको बैंक की हो गई थी जी, और 14 वर्ष की बाकी थी। तो मैंने VRS लिया और राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण किया। 2002 से 2009 तक महासचिव संगठन उत्तराखंड बीजेपी के पद पर आपने काम किया। कैसा सर एक्सपीरियंस रहा उस? मैं 2001 में ही VRS लेकर जब आया जी, तो पहला मुझे जो दायित्व मिला, प्रदेश कार्य समिति का आमंत्रित सदस्य और सहकारिता प्रकोष्ठ का प्रदेश का महामंत्री जी। उसमें भी मैंने प्रदेश में प्रवास किया। फिर 2002 4 नवंबर 2002 को मेरी घोषणा प्रदेश महामंत्री संगठन की हुई जी। प्रदेश महामंत्री संगठन ये एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता होता है। तो पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने 7 वर्ष का समय दिया। पूरे प्रदेश का मैंने प्रवास किया जी। आपको मैं कह सकता हूं कि महीने में 20 से 25 दिन तक मेरा प्रवास होता था। सुदूर धारचूला तक, इधर हर की दून तक, चमोली, यानी कोई जिला ऐसा नहीं जिसमें मेरा प्रवास ना हुआ हो 7 वर्षों में। उन्हीं दौरान, क्योंकि 2002 में पार्टी सत्ता में नहीं आई थी, यद्यपि राज्य भी बनाया था, तो सबने मिलकर कठिन परिश्रम किया और 2007 में हमारी सरकार बनी जी। 2009 तक मैं महामंत्री संगठन रहा। 2009 में फिर संगठन में विचार हुआ कि मुझे संगठन के साथ साथ सक्रिय राजनीति में जाना चाहिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य भी बनाया गया। वो तो मुझे स्थायी आमंत्रित फिर भी रहा, मैं 2012 तक रहा जी। लेकिन 2009 से 2012 तक मैं प्रदेश की सरकार में हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन रहा जी। आवास विकास परिषद का।
12 में जब सरकार नहीं आई तो मुझे प्रदेश का महामंत्री का दायित्व मिला जी। मैं वो भी 7 वर्ष तक 2019 तक प्रदेश का महामंत्री रहा जी। 2018 से लेकर 2020 तक 20 पॉइंट प्रोग्राम 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का मैं उपाध्यक्ष रहा जी। कैबिनेट रैंक रहा, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। तो उसमें भी काम करते करते फिर नवंबर में 26 नवंबर से मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ। जी। एक चीज़ सर जानना चाहेंगे, इतना लंबा आपका कार्यकाल रहा, उस बीच में क्या कभी ऐसा लगता था कि मतलब जो है इस हिसाब से सब सारी चीज़ें हो पाएंगी कि आप जो है पार्टी के लिए इतने लंबे समय तक अनवरत काम करते रह जाएंगे, और पार्टी में कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं? तो बहुत प्रकार की विपरीत परिस्थितियाँ थी जी, लेकिन संकल्प था, तो उस संकल्प के कारण से मैं आगे बढ़ पाया और संघ की शाखा में जो संस्कार मिले जी, उन संस्कारों ने कर्तव्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। संदर्भवश बताऊं कि जिस समय मैंने वीआरएस लिया जी, और महामंत्री संगठन की घोषणा हुई तो मेरे साधन बहुत सीमित थे। बैंक से जो पेंशन मिलती थी उसी से, मैंने संगठन से कोई मानधन नहीं लिया जी। हालांकि संगठन मंत्री को मानधन की व्यवस्था रहती है, पर मैंने नहीं लिया जी। और मेरे पास कोई पीए भी नहीं था, सहायक भी मैंने नहीं रखा और घर में भी कोई नौकर नहीं था क्योंकि मेरी हैसियत नहीं थी नौकर रखने की। तो जो मेरे यहाँ रोजाना 50-100 कार्यकर्ता आते थे मिलने के लिए, उन सबको जैसी मेरी हैसियत थी जलपान कराना, भोजन कराना, और मेरी पत्नी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि नौकर ना होने के बाद उन सबके सेवा करना, उनके बर्तनों को धोना, ये सब मेरी पत्नी ने किया जी। उसके सहयोग के कारण मैं इतना आगे बढ़ पाया कि मेरा संकल्प पूरा हुआ और मैं आज राजनीति के इस मुकाम पर। कभी कभी सर होता है जैसे एक पार्टी जब जिस वक्त जो है बड़ा लंबा आपका कार्यकाल रहा, कभी कभी जब पार्टी विषम परिस्थिति में होती है, यानी पार्टी मुख्य धारा में नहीं होती है, उस वक्त जो है बहुत सारे जो है नेता होते हैं वो पार्टी एक्सचेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। आपके मन में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि हमें नहीं, कोई प्रश्न नहीं था क्योंकि हम कोई सत्ता के लिए काम नहीं करते। बचपन से जो संस्कार मिला है, अगर ये होता तो सत्ता तो दूर दूर तक आने का कोई मतलब नहीं था। मैं जब जुड़ा हूँ तब सत्ता कहाँ थी? अंडरग्राउंड मूवमेंट इमरजेंसी के खिलाफ किया तब सत्ता का कहाँ संकल्प था? तब तो ये था कि पकड़े गए तो पता नहीं छुटेंगे भी कि नहीं। देश और समाज की सेवा के लिए राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं तो एक विचार से प्रतिबद्ध होकर के आए हैं जी, इसलिए कहीं बदलने का तो कुछ सवाल ही नहीं। 2020 से लेकर 2023 धीरे धीरे 3 साल बीत रहे हैं। 3 साल में आपने राज्यसभा सदस्य के तौर पर उत्तराखंड के विकास में क्या कुछ किया जिसके चलते जो है उत्तराखंड की जनता का बेहतर हो सका? देखिए, 2.5 साल में मैंने अनेक प्रश्न उठाए जी। एक तो बड़ा दुर्भाग्य रहा कि 1.5 साल तो कोरोना की भेंट चढ़ गया और पिछले 1 साल से हमारे विपक्ष के मित्र सदन नहीं चलने दे रहे हैं। तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा, 2.5 साल हो गए जी, पर मेरी मेडन स्पीच नहीं हुई अभी तक। अनेक विषयों पर मैंने 0 आवर में सवाल लगाए। एक विषय पे तो मैं 6 बार लगातार सवाल लगा चुका हूँ, 0 आवर लगा चुका हूँ जी। एक्सेप्ट भी हुआ किंतु सदन न चलने के कारण वो विषय आज तक आया ही नहीं। कभी चला, प्रश्न के माध्यम से जो हो गया। बाकी पार्टी की योजना अनुसार जो भी बिल आए उन पर उनको पास कराने में जो अपनी भूमिका होती है, स्टैंडिंग कमेटी में मैं हूँ, उसमें सक्रिय भूमिका के रूप में मैं कह सकता हूँ कि उसमें हमारी संतोषप्रद भूमिका है। लेबर, स्किल डेवलपमेंट और टेक्सटाइल की जो स्टैंडिंग कमेटी है जी। लेकिन सदन न चलना ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरे जैसे अनेक लोग होंगे जिनकी 2-2.5 साल में मेडन स्पीच नहीं हो पाई होगी जी। ये एक कारण है कि व्यक्ति की प्रतिभा निखर कर नहीं आती। 3 साल में नियर अबाउट सर क्या कुछ जो है आप अपने फंड का किस तरह से यूज किए जिससे जो है उत्तराखंड की जनमानस का बेहतर तरीके से जीर्णोद्धार हो सके? प्रारंभ में तो
प्रारंभ के 2 साल 1.5 साल तो कोविड को चला गया था सारा फंड। जी। अब जो फंड आया है वो जा रहा है जहाँ क्षेत्रों की आवश्यकता है, विशेष रूप से एजुकेशन के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में, उसका उपयोग हो रहा है। आगे सर क्या कुछ प्रायोरिटी पर लेके चल रहे हैं कि नियर अबाउट जो और जो आपके आगामी कार्यकाल बचे हैं उनमें किन कामों को आप प्रायोरिटी पर लेकर चलेंगे जिससे जो है उत्तराखंड का बेहतर विकास हो? प्रायोरिटी तो यही है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है और सरकार की जो योजनाएं केंद्र में आती हैं वो जल्दी से जल्दी स्वीकृत होकर के उन पर काम हो, विकास के काम हो, उनमें जो हमारी भूमिका है उसको पूरा सक्रिय रूप से उसमें योगदान देंगे। सवाल है सर, धीरे धीरे जो है मानसून सत्र जो है ख़त्म होने वाला है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं पार्टी की जिससे जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान और जो 1-2 जगहों पे और चुनाव होना है उनमें बेहतर प्रदर्शन किया जा सके? जैसा कि जो है पार्टी की समेत अन्य राज्यों में चुनाव हुआ तो पंजाब को अगर छोड़ा जाए तो बाकी जगहों पे बेहतर प्रदर्शन रहा। पार्टी की तैयारियां बिल्कुल ठीक है। हमारी पार्टी 365 दिन 24/7 जनता के बीच में रहने वाली पार्टी है जी। और सेवा से संगठन करते करते हम आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं। अभी हमने संपर्क से समर्थन का अभियान चलाया, 9 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर हम गए। उसमें भी मैं 3 लोकसभा हिमाचल की और 1 चंडीगढ़ मेरे पास थी, वहाँ पर मैं गया। पिछले 1-1.5 वर्षों से पार्टी ने ऐसी 160 लोकसभा सीटें छाटी थी जी, जिन पर हम 2019 में जीते नहीं। तो उसकी केंद्र टोली के सदस्य के रूप में मैं उत्तरी भारत के 5 राज्यों की 29 सीटें मैं देख रहा हूँ, उसमें मेरा प्रवास होता है, जाता हूँ क्लस्टर में। तो पार्टी तो पहले से ही चुनाव की तैयारी में लगी है जी, क्योंकि पार्टी हमेशा संगठन के बीच में रहता है। एक चुनाव होता है हम दूसरे चुनाव की चिंता शुरू कर देते हैं, ये पार्टी की विशेषता है। दिल्ली की सर अगर बात की जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव में 7 सीटें निकलकर बीजेपी के खाते में जाती हैं। इस बार जो है आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि कांग्रेस का स्थान जो है पूरी तरह से आम आदमी पार्टी ले रही है, जैसा कि पंजाब का लगातार उदाहरण भी दिया जाता है। एमसीडी पर, दिल्ली एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया। तो क्या कुछ लगता है सर कि इस बार जो है कुछ सीटें दिल्ली में जो है खिसकने वाली हैं, आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं? एक भी सीट कहीं खिसकेगी नहीं जी। मैंने बताया ना, ये लोग एसी में बैठकर वक्तव्य जारी करने वाले लोग हैं जी, जनता के बीच में जाते नहीं हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पर उनकी सरकार बन गई जी, एमसीडी में भी आ गए क्योंकि हम भी एमसीडी में लंबे समय से थे जी, तो लंबे समय से रहने के कारण भी कुछ जनता में परिवर्तन का होता है तो उसके कारण हो गए। लेकिन मोदी जी का जो नेतृत्व है और जो 9 साल में पार्टी ने देश को बनाने में काम किए हैं, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, सोशल सिक्योरिटी के काम हो, गरीब के उत्थान के काम हो, गरीबों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का काम, 4 करोड़ लोगों को आवास देने का काम, 9 करोड़ माताओं बहनों को उज्ज्वला के गैस कनेक्शन देने का काम, 12.25 करोड़ शौचालय देने का काम, हर घर में जल से नल देने का काम, 18,000 गाँव में बिजली नहीं पहुंची थी 70 साल तक, वहाँ बिजली पहुंचाने का काम। तो इतने विकास के काम हुए हैं। किसानों को 4 साल से लगातार उनके खाते में 6,000 रुपये साल देने का काम, फर्टिलाइज़र पर करीब 3.5 लाख रुपए की सब्सिडी देने का काम जी, ये सारा काम हर वर्ग के लिए हुआ है। कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसके लिए ना हो। वो लोग कहते भी है कि राजनीति में एक लाभार्थी वर्ग हो गया है, हर एक के उत्थान के लिए काम हुआ है क्योंकि अंत्योदय की भावना से सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है जी। डिफेंस में बहुत मजबूत हुए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, आज कोई हिम्मत नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री अपनी होली दिवाली और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य बॉर्डर पर जवानों के साथ मनाते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा तपस्वी प्रधानमंत्री देश को कभी नहीं मिला जी, जिसने 9 वर्ष में 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं ली, केवल देश के लिए करते हैं। विदेशों में जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है, भारत के पासपोर्ट की जो वैल्यू एडेड हुई है मोदी जी के नेतृत्व में, उसके कारण जनता का पूरा आशीर्वाद और समर्थन उनको है
आज विदेश में भारत का व्यक्ति जाता है तो बड़े सम्मान के साथ उसको देखा जाता है। आज सब प्रकार की, आज अब पहले डिफेंस में हम हर चीज़ इंपोर्ट करते थे जी, आज हम 25 देशों में एक्सपोर्ट करने वालों में हैं। इसी साल हमने 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है जी, आज सिडनी के अंदर मेट्रो, भारत मेक इन इंडिया मेट्रो चल रही है। हर हफ्ते वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च हो रही है। हर दिन 2 डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं। हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खुल रही है। इतना बड़ा व्यापक काम हुआ है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है। नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। 2014 से पहले 360 स्टार्टअप थे, आज 1 लाख से ऊपर हैं। 2014 से पहले 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, आज 100 से ऊपर है। मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर बनाने की स्थिति में हम आ गए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के पहली बार समझौते हो रहे हैं। विश्व के 35 देश रुपये में ट्रांजैक्शन करने को तैयार हैं। 23 देशों ने अपने नोस्ट्रो अकाउंट खोल दिए। आज हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की सबसे स्पीडली ग्रोइंग इकोनॉमी है। 2014 में हम 11वें नंबर पे थे, आज हम 5वें नंबर पर हैं। बहुत जल्दी हम 3रे नंबर पर आ जाएंगे। तो हर क्षेत्र में जो विकास हो रहा है, जनता उसको देख रही है। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ सर हालात होने वाले हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार जो है दावा किया जा रहा है कि कुछ सीटें तो पिछली बार की अपेक्षा कम होंगी। क्या कुछ लगता है सर, कितना पिछली बार की अपेक्षा कुछ सीटें बढ़ने की चांस? क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार जो है उस हिसाब से काम कर रही है और सब सारी चीज़ें अगर विधानसभा चुनाव का देखा जाए तो बहुत ही उस हिसाब से तो नहीं, लेकिन फिलहाल उन लोगों का ये आरोप रहा है कि कुछ सीटों पे जो है बहुत ही कम मार्जिन से जो है सब सारी चीज़ें उस हिसाब से हुई हैं। वो कुछ भी कहते रहें, मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ, क्योंकि जो 14 सीटें हम हारे हैं जी, उन पर पिछले 1 साल से वर्किंग हो रही है। उनको हम जीतेंगे। जब जो हारे हैं वो 14 जीतेंगे तो बाकी की तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे जी। उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। 2024 चुनाव को लेकर सर हमारा आखिरी सवाल है कि 2024 चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और 2024 में क्या कुछ अपेक्षाएं हैं कि 2019 से कितना बेहतर 2024 हो पाएगा? निश्चित रूप से जनता की ये भावना है। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी कहा है कि देश का ये अमृतकाल है। अगले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 25 वर्षों में देश की आज़ादी के 100 साल 2047 में जब पूरे होंगे तो भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो और भारत को विश्व ने मानना शुरू कर दिया है। भारत आज विश्व की अगुवाई कर रहा है जी। पर्यावरण का मुद्दा हो, जल संकट का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, जो कुछ भारत बोलता है, प्रधानमंत्री बोलते हैं, उसको दुनिया सुनती है। आज हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। G20 छोटी मोटी चीज़ नहीं है जी। वर्ल्ड की GDP की 85% इन G20 देशों का है, 65% इनकी पॉपुलेशन है। तो इस प्रकार से विश्व के बड़े भूभाग का हम नेतृत्व कर रहे हैं। 9 वर्ष से हमारे प्रधानमंत्री जी 70% से ऊपर रेटिंग लेकर नंबर 1 पर हैं। सब जानते हैं किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं यू आर बॉस। PNG के राष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़कर पांव छूते हैं। बाइडन कहते हैं कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आप इतने पॉपुलर हैं। तो ये सब 140 करोड़ जनता का एकजुट संदेश है और जनता भी इस बात को समझ रही है कि अगर राष्ट्र को विकसित राष्ट्र में पहुंचाना है तो मोदी जी के नेतृत्व में फिर से 2024 में पहले से अधिक सीटें लेकर के सरकार बनेगी। निश्चित रूप से बनेगी, क्योंकि देश ने देखा है कि अटल जी के समय जो काम शुरू हुए थे, बीच के 10 वर्ष बदलने के बाद किस प्रकार से देश की प्रगति रुकी है, स्टैंड स्टिल हुआ है, किस प्रकार से घोटालों की सरकार आई है। यानी ताज्जुब होता है, 5 वर्ष के 60 महीने और 72 घोटाले, 10 लाख करोड़ के घोटाले। आज उनमें खलबली है। जो देश को लूटना चाहते हैं लूटते रहें, खलबली है। उस खरबराहट में इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन इकट्ठे होकर के
देश की जनता जाग चुकी है, देश की जनता ने मन बना लिया है, उस जनता में इनकी क्रेडिबिलिटी समाप्त हो गई है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि जो पहले यूपीए था, अब इन्होंने नाम बदला है, यूपीए के रूप में इनकी फर्म ब्लैक लिस्टेड हो गई जी। जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया, इसलिए नाम बदलकर नया चेहरा लगाकर आए हैं। पर जनता सब जानती है, वो फिर 2024 के चुनाव में इनको रिजेक्ट करेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एक गौरवशाली सरकार, भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार, एक भारत श्रेष्ठ भारत, समृद्ध भारत, सुखी भारत, वसुदैव कुटुंबकम की नीति का पालन करने वाला भारत, इसका निर्माण करने में अपना योगदान देगी। एनबीसी भारत को सर अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2024 चुनाव में 2019 की अपेक्षा ज़्यादा सीटें आएंगी, प्रचंड बहुमत से केंद्र में फिर से जो है बीजेपी काबिज होगी। और साथ ही साथ उत्तराखंड के लिए इन्होंने क्या कुछ किया है, कितने लंबे समय से इन्होंने राजनीति में अपनी भागीदारी की है, तमाम मुद्दों पर बड़ी ही बेबाकी के साथ इन्होंने अपनी राय रखी। अगले हफ्ते हम आपको फिर एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होगा, जो देश समाज के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होगा। राष्ट्रीय से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए एनबीसी भारत।